आज का हमारा टॉपिक है बेटा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीनिंग क्या है? सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस। एक बॉडी के अंदर जितनी भी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन कंबाइंड तौर पे हो रही हैं उन सबको हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है आपके पास? जब कोई सिंपलर सब्सटेंस, छोटे छोटे सब्सटेंस मिलके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। जैसे हम एग्जाम्पल में लें फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आपके पास ये बनाते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल। ग्लूकोज एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। यही बात हमने कही थी, जब सिंपलर जो सब्सटेंसेस हैं वो मिलके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करें। कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है बेटा आपके पास? जस्ट इसके रिवर्स में चले जाइए, जहां कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो आपके पास ब्रेक करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हों तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कैटाबॉलिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो रेस्पिरेशन में। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के लिए, जिसके बेसिस पे एनर्जी जनरेट होती है। हम जब भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस की ऐसे बात कर रहे हैं तब उनके अंदर क्या है, किसी स्टेप में जो है एटीपी कंज्यूम हो रहा है और किसी स्टेप में एटीपी फॉर्म कर रहा है। मतलब एटीपी से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से ये रिलेट करते हैं। प्लस साथ में क्या है, वहां पे इन्वॉल्वमेंट होती है बेटा एंजाइम्स की। मोस्टली जो आपके पास मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं दे नीड द एंजाइम, और वो एंजाइम क्या है? बाय नेचर आपके पास प्रोटीन है, कुछ ही है जो प्रोटीन्स नहीं है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अब एंजाइम्स। देखिए ऑलमोस्ट जितने भी एंजाइम्स हैं आपके पास वो प्रोटीन है बाय नेचर। यहाँ ऑलमोस्ट है मतलब सब नहीं है। कुछ क्या होते हैं आपके पास? न्यूक्लिक एसिड, आरएनए है बाय नेचर, जिन्हें हम नाम देते हैं राइबोजाइम। ठीक है, ये एंजाइम्स प्रोटीन है बाय नेचर। आपने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्कस किया था, उसमें ये मोस्टली टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर वहाँ स्पेसिफिक पॉकेट्स होती हैं जहाँ पे एक्टिव साइट प्रेजेंट होंगी, वहाँ पे ये एंजाइम क्या है मतलब उन स्पेसिफिक साइट पे ही काम करते हैं। प्रोटीन की हमने एक प्रॉपर्टी में बात की थी, जितना हाई टेम्परेचर हम उसे देंगे वो डीनेचर होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। और मोस्टली एंजाइम क्या है आपके पास? प्रोटीन है बाय नेचर। मतलब हाई टेम्परेचर के ऊपर एक जो उनकी ऑप्टिमम रेंज है, चाहे वो मिनिमम वाली है मैक्सिमम टेम्परेचर वाली है, उससे अगर कम ज़्यादा टेम्परेचर हमने दिया तो दे गेट डिस्ट्रॉय, वो अपना प्रॉपर काम नहीं करेंगे। देखिए केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है आपके पास? नोटबुक में तो सिर्फ इतना ही पार्ट मेंशन कर लीजिएगा बेटा, वो तो बाकी समझाया है बस आपको। फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपके पास इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये बनाता है आपके पास कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, अगर ये एंजाइम यहाँ नहीं है तो यहाँ हम दिखा रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम क्या है आपके पास। तो ये रिएक्शन अगर ये एंजाइम नहीं है तो बहुत स्लो हो जाएगी। लगभग आपके पास 200 मॉलिक्यूल ये बनेंगे H2CO3 1 घंटे के अंदर। ठीक है, बाय यूजिंग द एंजाइम जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अगर वो यूज किया जा रहा है तो रिएक्शन बहुत स्पीडली हो जाएगी। लगभग आपके पास 6 लाख मॉलिक्यूल इसके फॉर्म करेंगे 1 सेकेंड के अंदर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एंजाइम ने रेट ऑफ रिएक्शन को कितना बढ़ा दिया। द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। ठीक है, यहां हम डिस्कस करेंगे बेटा कि एंजाइम में ऐसा क्या है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इतना बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है आपके पास? हमें एक्टिव साइट का कंपोनेंट मतलब जो कंसेप्ट है वो समझना पड़ेगा। केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन, ठीक है, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना आपके पास रिएक्शन कहलाता है। और जो आपके पास एरो से लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है वो सबस्ट्रेट है, और एरो से राइट हैंड साइड में आपके पास जो प्रोडक्ट्स नए कंपोनेंट बन रहे हैं दैट इज नॉन एज प्रोडक्ट। तो एंजाइम आपके पास प्रोटीन है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D जो उसकी टर्शरी नेचर है उसमें उसके पास एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं। जो क्या है आपके पास? ये एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ फिट होके उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करती हैं। सबस्ट्रेट को एस से रिप्रेजेंट किया है और प्रोडक्ट को पी से। सबस्ट्रेट किसके साथ बाउंड करता है? एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ। ठीक है, और उस एक्टिव साइट में वो क्लेफ्ट, वो पॉकेट, वो खाली जगह होती है जहां ये सबस्ट्रेट फिट होता है। इस टाइम पे बनाया जाता है बेटा जब वो उसके साथ फिट हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ई स्टैंड का मतलब क्या है? ई स्टैंड्स फॉर एंजाइम और एस स्टैंड्स फॉर सबस्ट्रेट। ये जो कॉम्प्लेक्स बना आपके पास ये ट्रांजिशेंट है, मतलब ये आपके पास फिक्स नहीं है, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए बनता है, टेम्परेरी है। और सबस्ट्रेट जो एंजाइम के साथ बाउंड किया है एक्टिव साइट के ऊपर, वहां पे न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट
वो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, वो सबस्ट्रेट के अंदर चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी क्या है, जो उसके बॉन्ड थे सबस्ट्रेट के वो टूटने शुरू हो जाएंगे और प्रोडक्ट इज रिलीज। और वहां से वो बॉन्ड ही टूट गया तो ऑब्वियसली वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया और वहां से हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया और उससे क्या बने आपके पास, प्रोडक्ट। ये पाथवे जो है आपके पास इस ट्रांसफॉर्मेशन में, जब आपके पास सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये बन रहा है आपके पास ऑल्टर्ड। ये जरूरी नहीं है कि एक मतलब चेंज हुआ, एक बॉन्ड टूटा और वो नेक्स्ट प्रोडक्ट में बन जाए। आपके पास ऐसी बहुत सारी बीच की ऑल्टर्ड स्टेज आपको देखने को मिल सकती हैं सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में। सी दिस डायग्राम बेटा, यहाँ पे आपके पास वाई एक्सिस शो कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी और ये आपके पास एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं आपके पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की कैसे हो रहे हैं। ये आपके पास डॉटेड लाइन यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है कि सबस्ट्रेट को देखो, जब कोई आपके पास एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट देखिए, ट्रांजिशन ये मिड पॉइंट सबस्ट्रेट से टॉप में जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी टॉप मोस्ट स्टेज में कितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। जब आपने वहाँ एंजाइम दे दिया है, यही सबस्ट्रेट आपका उसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट देखो। अगर आप एंजाइम प्रोवाइड करवा रहे हो तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाएगी और नहीं है तो आपकी बहुत ज़्यादा रह जाएगी। एंजाइम काम कैसे कर रहे हैं आपके पास, एंजाइम वो सबस्ट्रेट से बाउंड करेगा और क्या बना देगा आपके पास, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर कन्वर्ट होगा, ये सबस्ट्रेट यहाँ कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर, एंजाइम उससे अटैच है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, नेक्स्ट स्टेप में एंजाइम सेपरेट हो गया, रीयूज के लिए रेडी है और आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। देखिए सबसे पहले आपके सबस्ट्रेट ने बाइंड किया एक्टिव साइट की जो थी एंजाइम की, उनके साथ वो फिट हुआ एक्टिव साइट में, और जो बाइंडिंग है सबस्ट्रेट की इंड्यूस द एंजाइम, और उसके कारण जो एंजाइम एक्टिव जो हुआ उसने सबस्ट्रेट में के अंदर चेंजेस लाने शुरू किए और एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, वो मतलब कॉम्प्लेक्स बन गया और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से वो कन्वर्ट हुआ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ आपके पास, एंजाइम रिलीज हो गया, रीयूज के लिए रेडी है और आपके पास जो प्रोडक्ट था रिएक्शन का वो हमें मिल गया। अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट डालेंगे, तो हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर और वेरिएशंस की। यहाँ देखिए बेटा, टेम्परेचर की अगर हम बात कर रहे हैं, एक फिक्स वैल्यू तक आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगी, लेकिन प्रोटीन है बाय नेचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगी, अगर आप ऑप्टिमम रेंज से ज़्यादा लेके जा रहे हो तो वो क्या हो जाएंगे आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट टू डिक्रीज, आपको ये बेल शेप्ड कर्व मिलेगा। अगर हम पीएच की बात कर रहे हैं तो एक लिमिट तक बढ़ा रहे हो तो वो क्या है, ऑप्टिमम रेंज तक वो बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा। अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट रहेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ बेटा, आपके पास यहाँ दिखाया गया है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और यहाँ आपके पास ये कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है, ये वाला सबस्ट्रेट मतलब कितना है, आपकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी है। यहाँ देखो जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ा रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाता है, लेकिन एक लिमिट पे आके वो मैक्सिमम होके आपके पास उससे आगे स्टेबल हो जाता है। मतलब आप यहाँ सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी, लेकिन एक लिमिट के बाद वो आके कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से आगे आप बेशक सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ा दो, लेकिन एंजाइम्स और अवेलेबल नहीं थे, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से आगे क्या होगी, कांस्टेंट। जब तक आप और एंजाइम प्रोवाइड नहीं करोगे और ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे इन केस ऑफ सबस्ट्रेट। यहाँ आपको हेडिंग डालनी है इनहिबिटर। इसके बाद इनहिबिटर क्या है बेटा, वो सब्सटेंस हैं जो आपके क्या हैं, एंजाइम के साथ बाउंड करके रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, कम कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इनहिबिशन। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाउंड कर रहा था तो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा था, अगर ये एंजाइम इनहिबिटर के साथ बाउंड कर जाएगा तो सबस्ट्रेट एज सच रह गया, हमारे पास प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस क्या हो गई, कम। तो ये कुछ आपके पास केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जो एंजाइम के साथ बाउंड करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं। एक फिनोमिनन है आपके पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, आप हेडिंग डालिएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, उसके बाद नोट कीजिएगा। उससे पहले आप समझिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है। जब आपके पास जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और एंजाइम उसके साथ बाउंड कर गया, जब उनकी शेप साइज सबस्ट्रेट से इनहिबिटर का जो शेप साइज है वो बहुत ज़्यादा मैच करे स्ट्रक्चर, तो हम उसे नाम देते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर।
वो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा और उसे हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और उस फिनोमिनन को हम नाम देंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो जैसे इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये एज वर्ड जिसके पीछे मिल जाए वो मोस्टली एंजाइम मिलते हैं। बाय मेलोनेट विच क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट सक्सिनेट, एंजाइम जो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, इसे बाउंड करना था सक्सिनेट के साथ, लेकिन ये बाउंड कर जाता है कई बार मेलोनेट के साथ, क्योंकि मेलोनेट और सक्सिनेट का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो उसे हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन फिनोमिनन। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन और नॉमनक्लेचर एंजाइम्स का कैसे करेंगे, तो उनकी जो रिएक्शंस हैं उनके बेसिस पे हम उन्हें उनका नॉमनक्लेचर करते हैं। जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज, वो एंजाइम जो आपके पास ऑक्सीडो रिडक्शन दो सबस्ट्रेट के बीच में उसको मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को उनको बढ़ाते हैं, तो उनसे कहेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। डी मतलब रिमूवल, मतलब जहां हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है। जैसे एस का रिडक्शन हुआ, एस डैश का ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ पे एस क्या बन गया, एस ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और एस डैश जो पहले ऑक्सीडाइज था ये रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। सेकेंड है ट्रांसफिरेज, जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से नेक्स्ट किसी के पास ट्रांसफर कर दे, तो उसे नाम देंगे ट्रांसफिरेज। आपके पास दो सबस्ट्रेट हैं, एस जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जी अटैच है और एस डैश, प्रोसेस में क्या हुआ, आपके पास एस फ्री हो गया और ये फंक्शनल ग्रुप जी जाके एस डैश के साथ अटैच हो गया। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो वाटर की प्रेजेंस है, लेसिस, ठीक है, जो हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेक करेगा एस्टर को, इथर को, पेप्टाइड बॉन्ड को, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, और ये हम पहले ये नाम आ भी चुके हैं, एस्टर, फोस्फोडाइएस्टर पढ़ा था, ग्लाइकोसिडिक जब आपका नाइट्रोजनस बेस पेयर पेंटोज शुगर के साथ बाउंड कर रहा था, कार्बन कार्बन, कार्बन हेलाइड, और आपके पास फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस वाटर की प्रेजेंस में आपके पास ब्रेक डाउन करे। लाइएसिस ब्रेक करना, रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस, जब आपके पास वाटर की प्रेजेंस वाला, हाइड्रो वाटर की इन्वॉल्वमेंट ना हो और डबल बॉन्ड जब आपके पास की इन्वॉल्वमेंट हो या टूटे वो, तो उसे हम कहेंगे आपके पास लाइसिस। जैसे ये है सी, कार्बन कार्बन अटैच है, एक कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप है एक्स और एक के साथ है वाई, यहाँ पे क्या है, टूट गया कंपोनेंट एक्स वाई बिल्कुल अलग, प्लस क्या है, कार्बन की स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड जब वो बनाते। फिर देखिए आइसोमेरेज फिफ्थ टाइप, कैटेलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमेरेज, मतलब जैसे ग्लूकोज है फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ग्लूकोज में भी 6 कार्बन, वही आपके पास क्या है, मतलब ग्लूकोज में भी वही आपके पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूनिट वही फ्रुक्टोज में, तो उन्हें कहेंगे आइसोमेरेज। लाइगेज जो अटैच करें, जोड़ने का काम करें, जो लिंकिंग टुगेदर, दो कंपाउंड को एक साथ जोड़ दें, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ, कार्बन को सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फॉस्फोरस को ऑक्सीजन के साथ, तो इन्हें कहते हैं हम लाइगेज। नेक्स्ट कंपोनेंट है बेटा हमारा कोफैक्टर। देखो बेटा एंजाइम्स मोस्टली हमने क्या कहा था, प्रोटीन है, लेकिन उसमें पूरा पार्ट प्रोटीन नहीं होता, उसमें कुछ अदर कंपोनेंट भी होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, वो मेटल आयन भी हो सकते हैं आपके पास, ठीक है, वो कोई भी आपके पास कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है। उसमें जो प्रोटीन पार्ट है, यहाँ देखो इसके थ्रू, अगर जब भी हम एंजाइम की बात कर रहे हैं, एंजाइम तो उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो होती है एपो एंजाइम, ये है प्रोटीनेशियस पार्ट, एपो एंजाइम फिक्स, ये देखो प्रोटीनेशियस पार्ट, ये प्रोटीन है बाय नेचर, और कोफैक्टर, ठीक है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। कोफैक्टर क्या है आपका, नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन को छोड़ के और कोई भी चीज आप डिस्कस कर रहे हो तो वो आपके पास कहलाएगा नॉन प्रोटीन पार्ट। एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर ये दोनों मिलके इनको कंबाइंड तौर पे एक एंजाइम की एग्जैक्टली टर्म क्या होती है, होलो एंजाइम नाम है, ठीक है। और यहाँ पे इस एंजाइम में, मतलब इसी स्ट्रक्चर को हम सिंपल करके देखें तो एंजाइम में है आपके पास प्रोटीन पार्ट, एंजाइम में है नॉन प्रोटीन पार्ट, ये मेंशन भी कर रखा है, एंजाइम का प्रोटीन पार्ट कहलाता है एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन कहलाता है कोफैक्टर। ये कोफैक्टर है बेटा 3 तरह के, इट मे बी, ये सिर्फ समझाने के लिए है आपके पास, इट मे बी प्रोस्थेटिक ग्रुप, इट मे बी को एंजाइम और इट मे बी मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है आपके पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रह गया, ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये एंजाइम के साथ, एपो एंजाइम प्रोटीन वाले पार्ट के साथ टाइटली अटैच होते हैं, और ये जो आपके पास को एंजाइम वाला पार्ट है ये आपके पास ट्रांजिशन मैनर में, मतलब हल्के फुल्के अटैच होते हैं, ठीक है।
देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड है, टाइटली ये अटैच रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लें जैसे परऑक्सीडेज एंड कैटालेज, और ये क्या काम कर रहे हैं आपके पास, परऑक्सीडेज क्या करेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ता है, ठीक है। हिम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज द पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। इसमें ये हिम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। कोएंजाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और लूजली अटैच रहते हैं। कोएंजाइम जो है आपके पास वो कोफैक्टर की तरह काम कर रहे हैं बहुत सारे, मतलब अलग अलग एंजाइम्स के अंदर अलग अलग रिएक्शंस में। जो असेंशियल कंपोनेंट्स हैं कोएंजाइम्स के, जैसे विटामिन्स हैं, कोएंजाइम निकोटिन अमाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड NAD और NADP, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दो, इनके अंदर मतलब विटामिन अटैच रहता है नियासिन। फिर है आपके पास मेटल आयंस जो आपके पास एज अ कोफैक्टर काम करते हैं। अलग अलग आपको जो एंजाइम्स हैं उनके लिए, मतलब जब तक ये मेटल आयंस नहीं होंगे ये काम नहीं करते। जैसे जिंक है वो कोफैक्टर की तरह काम करता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम है उसके वो तब काम करेगा जब उसके ये मेटल आयन जिंक मिलेगा। कैटालिटिक एक्टिविटी, अगर आप किसी भी एंजाइम में से कोफैक्टर को रिमूव कर दोगे तो जो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी, मतलब ये कोफैक्टर उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है।